अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। पाकिस्तान में पहले इलेक्शन का अमल शुरू नहीं हो रहा था और अब इलेक्शन का अमल खत्म नहीं हो रहा। इमरान खान ने जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए वो सियासत कर डाली है जो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी जो है अब वो हर तरह की सपोर्ट के बावजूद करने के अंदर नाकाम नजर आते हैं। फॉर्म 45 का हम बार बार जिक्र सुन रहे हैं। फॉर्म 45 जो है वो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर इमरान खान के मुखालिफिन है उनके लिए किस तरह से दर्द सर बना हुआ है। और इमरान खान ने एक दफा फिर साबित कर दिया है कि सियासत के अंदर ये जो कहते थे ना कि आसिफ अली जरदारी से बड़ा गुरु कोई नहीं है, इमरान खान ने बता दिया है कि वो खुद कितने बड़े गुरु हैं। और जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत में लाने वाले, कामयाब बनाने वाले, इमरान खान को वजीर आजम बनाने वाले हम हैं, उन्होंने इन इलेक्शंस के अमल के साथ साथ जिस तरीके से नताइज सामने आए उन्होंने सियासत ही छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है और उन्होंने सियासत से किनारा कशी का बाकायदा ऐलान भी कर दिया। ये क्या माजरा है, जरा इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अडियाला जेल के अंदर ना जब ये तोशा खाना और साइफर केस की समाअत होती थी, इलेक्शन का अमल शुरू होने वाला था और इमरान खान साहब जो थे वो हमारे पास आए। हम वहां पे को 5-7 साफी मौजूद थे। तो उन्होंने एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जब आपने बाहर निकलना है तो आपने ये मेरे एक पैगाम अवाम तक पहुंचाना है। उन्होंने अपने वकला से भी यही कहा था कि ये जो पैगाम है अवाम तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा था कि अभी इंतखाबात शुरू होने वाले हैं और ये अभी वक्त आ गया है, अवाम ने जहाद करना है। और उन्होंने कहा था कि असल जहाद जो होगा ना वो पोलिंग एजेंट्स करेंगे। उस वक्त तक तो इस बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जो इमरान खान बात कर रहा है ये वाकई इस तरीके से हालात बदलेंगे कि ये जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका किरदार वाकई इतनी अहमियत का हामिल हो जाएगा कि वो धांधली किस हद तक होगी उसको ही बेनकाब कर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फॉर्म 45 का हम बार बार जिक्र सुनते हैं, फॉर्म 45 होता क्या है। तो फॉर्म 45 को आमतौर पर रिजल्ट ऑफ द काउंट कहा जाता है। इस अहम फॉर्म में पोलिंग स्टेशन का नंबर, हल्के का नाम, रजिस्टर्ड वोटों की तादाद, डाले गए वोटरों की कुल तादाद और हर उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों की तफसील शामिल होती है। उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 के जरिए अपने हासिल करदा वोटों की तादाद जो है उसको खुद भी गिनती कर सकते हैं। और ये तमाम तर जो दीगर सियासी जमातों के वहां पे लोग कैंडिडेट्स जो होते हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा होता है उनके जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनको फॉर्म 45 दिया जाता है। ये वो फॉर्म होता है जिसके अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन जिसका मैंने जिक्र किया वो मौजूद होता है। इसके ऊपर जितने भी नुमाइंदे होते हैं, दीगर सियासी मुखालफिन की बात करें या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रियासती मशीनरी, जितने भी होते हैं सबके दस्तखत होते हैं और वो इस चीज का प्रूफ होता है कि इस हल्के के अंदर जो है ना इतने रजिस्टर्ड थे वोटर्स और इतने लोगों ने वोट जो है वो डाले और इस जमात को इतने वोट मिले। तो ये एक प्रूफ था फॉर्म 45। अब हुआ ये कि फिर फॉर्म 45 के बाद जो है फॉर्म 49 आता है। अब फॉर्म 45 जब मिल गया पोलिंग एजेंट्स को, अब लेट्स सपोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग वहां पर थे उनको पता चल गया कि ये जो हमारा पोलिंग स्टेशन था इसके अंदर कुल जो है वो कितने वोटर्स रजिस्टर्ड थे, कितने सारे लोग जो है वो 8 फरवरी को इंतखाबात डालने के लिए आए। और 8 फरवरी को जो लोग इंतखाबात डालने के लिए आए उसमें से जो हमारा कैंडिडेट था या जो हमारी सियासी जमात थी उसको कितने वोट पड़े वो उसका प्रूफ उनके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद ना फिर एक फॉर्म जो है 49 होता है, उसको हतमी और सरकारी नतीजे का फॉर्म भी कहा जाता है। और ये जो 49 है इसके अंदर उम्मीदवार का नाम होता है, सियासी जमातों का नाम होता है जो उस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया होता है और इंतखाबी हल्के में हासिल करदा वोटों की तादाद होती है। अब ये जो धांधली की बात की जा रही है तो इसको हम अगर देखें तो फॉर्म 45 वर्सेस फॉर्म 49, 45 का मुकाबला 49 के साथ। अब धांधली का पता कैसे चलता है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि हमारे पास एक हल्का था, उसके अंदर ना 100 लोग आए और 100 में से जो 60 लोग थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 60 लोगों ने वोट डाला तो उसका जो फॉर्म 45 था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी ले लिया और जो दीगर सियासी मुखालफिन थे उन्होंने भी ले लिया और उनको पता चल गया कि 60 जो वोट है ना अब वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े हैं। तो ये हो नहीं सकता। फिर उसके बाद फॉर्म 49 के अंदर अगर कोई ये कहता है जी कि 100 वोटर्स आए थे लेकिन उसमें से 70 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़े और 20 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा, तो वो जो प्रूफ होगा वो होगा भाईजान ये हमारा फॉर्म 45 है। ये देखें आपने खुद दस्तखत किए हुए हैं कि हमें 60 लोगों ने वोट दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें सिर्फ 20 लोगों ने वोट दिया है।
यहाँ पे फिर धांधली और दो नंबरियां जितना कुछ होता है ना वो बेनकाब हो जाता है। और यही वजह है कि इस वक्त जो फॉर्म 45 है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक सबसे बड़ा सबूत जो है वो मौजूद है। और जब वो अदालतों के अंदर जा रहे हैं उनको रिलीफ मिल रहा है, और जैसे जैसे अदालतों के अंदर वो आगे जाएंगे उनको रिलीफ मिलता रहेगा। और यही वजह है कि फॉर्म 45 जो मैंने स्टार्ट के अंदर भी कहा ना कि इस वक्त इमरान खान के जितने भी और जो जो भी मुखालिफिन है उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। तो यही वो जात था जिसका इमरान खान ने जिक्र किया था। उस वक्त तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये पोलिंग एजेंट्स का किरदार कितना अहम होगा। लेकिन अब जिस तरीके से सूरत हाल बदली है तो अब पता चल रहा है कि पोलिंग एजेंट्स जो है ना उनके पास जो फॉर्म 45 है वो किस तरह से एक बड़ी मुसीबत, तकलीफ और परेशानी का सबब बना हुआ है इमरान खान के मुखालिफिन के लिए। अच्छा, फिर दो और चीजें हैं जी वो आपके साथ शेयर करनी है। अगर इमरान खान के साथ इमरान खान का किसी ने साथ छोड़ा ना, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक बंदा था, वो उसके पास कुछ एम्प्लॉयज थे, उसके पास कंपनी के अंदर कुछ मुलाजम थे। तो वो जब भी एक साल पूरा होता था ना तो वो एक ही जो बंदा था ना उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देता था कि ये इस साल का सबसे बेहतरीन मुलाजम है। तो वो 5-7 दफा जब उसको अवार्ड मिला तो लोग बड़े तंग आए और उन्होंने जाके ना अपना जो बॉस था, जो बिग बॉस था, उससे कंप्लेन कर दी। उन्होंने कहा कि मेहनत हम सारे करते हैं लेकिन आप हर दफा जो इसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे देते हैं, इसकी वजह क्या है। तो उसने सबको ना एक तालाब के किनारे बुलाया और उसने सबको एक एक पत्थर दिया और उसने कहा कि इसको पानी में फेंको। वो सब ने फेंका। तो उसके बाद जो बॉस था, बिग बॉस, उसने पूछना शुरू किया कि बताओ पत्थर क्यों डूब गया। हर किसी ने अपनी अपनी साइंस मारी। किसी ने कहा जी पत्थर का वजन कम होता है, पानी हल्का होता है इसलिए डूब गया। उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं है। उसने फिर उस बंदे को बुलाया जो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड हर दफा लेता था। उसने कहा जी कि बताएं ये जो है वो पत्थर जो है मैंने फेंका इन्होंने, तो ये पानी में क्यों डूब गया। उसने कहा कि देखिए जी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं ना, मुझे साइंस आती है, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि जिसने मुर्शिद का साथ छोड़ दिया ना, या जो मुर्शिद के हाथ से निकल गया, ठीक है, वो इसी तरीके से जिस तरह पानी के अंदर पत्थर डूबे ना वो डूब गया। ये उस टाइम तो लतीफा था लेकिन आज हकीकत बन के सामने आ गया कि जिसने इमरान खान का साथ छोड़ा ना वो वाकई डूब गया। आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा और वो अपनी नशिस्त भी नहीं जीत सके। मिसाल के तौर पर जहांगीर तरीन साहब की बात करें तो वो कहते थे कि इमरान खान जो है वो मेरी वजह से इलेक्शन जीतता है। वो कहते थे कि इमरान खान मेरी वजह से वजीर आजम बना। और अब हालत यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वो चेयरमैन थे, अपने ही हल्का एक मामूली से वर्कर से हार गए। और उसके बाद आज उन्होंने वो जो है ना ट्वीट भी किया और उन्होंने मैसेज भी दिया और उन्होंने कहा कि मैं जो है ना मुस्तकिल तौर के ऊपर ना मैं ये अब सियासत नहीं करना चाहता, मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार करता हूं। इसी तरीके से परवेज खटक साहब थे, जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ छोड़ा तो उन्होंने जो अपनी एक जमात बनाई पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, उसके बाद वो कहते थे कि मैं तो पीटीआई का सफाया कर दूंगा और इलेक्शंस के बाद आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा का मैं वजीर आला बनूंगा। उनकी भी हालत यही हुई, वो जीत ही नहीं सके और इतने गंदे और शर्मनाक तरीके से हारे। लोगों ने उनके ऊपर एतमाद ही नहीं किया, यकीन ही नहीं किया, उनको वोट ही नहीं दिए। परवेज खटक साहब ने भी कह दिया कि ये सियासत मेरे बस की बात नहीं है, मैं आर्जी तौर पर इससे अलग हो रहा हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज आज हर चैनल के ऊपर तकरीबन चलती रही। तो ये बात तो एक दफा साबित होगी कि वो सिर्फ एक लतीफा था, लेकिन जिसने इमरान खान का साथ छोड़ा ना वो फिर बाद में ना उसका सियासत के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। खैर, अब ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है इसके अंदर भी यही है कि मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नजरें होंगी ना वो आपके आजाद उम्मीदवारों पर होगी, जो आपके हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं, तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग होगी। उन्होंने कहा था कि नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि जितनी मुसीबतों और मुश्किलात के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे, यानी कि पैसे लेकर अपना जो वोट है वो किसी और को देंगे, तो वो ये उनके लिए एक सियासी खुदकुशी होगी और उनका सियासत के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा है? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अभी तक नहीं पता कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आप सदर पाकिस्तान बन जाए, मरियम नवाज जो है उसको पंजाब का वजीर आला बना दें, ये मेरा बेटा है बिलावल भुट्टो जरदारी, इसको वजीर आजम बना दें। लेकिन अभी तक इसके ऊपर डेडलॉक मौजूद है। आपकी नजर में पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर फैसला कर चुकी है कि वो पोजीशन के अंदर बैठेंगे, ये कितना दुरुस्त फैसला है? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।